नेपाल में 20 नवंबर 2022 को 275 सदस्यों वाली संसद और 550 सदस्यों वाली 7 प्रांतों की विधानसभा के लिए चुनाव हुए। प्रमुख राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें है निवर्तमान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस, पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। नेपाल में 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनमें से 61% ने 20 नवंबर को वोट किया। इस बार वोट डालने वालों में उत्साह कम दिखा। 2017 में हुए अंतिम चुनाव में 68% लोगों ने वोट डाला था। चुनाव का अंतिम परिणाम आने में 2 हफ्ते का समय लगेगा। 8 दिसंबर को अंतिम नतीजे की घोषणा की जाएगी। विशाल भारत और चीन के बीच स्थित छोटे से देश नेपाल में लोकतंत्र और चुनाव एक नया अध्याय है। यह देश अभी लोकतंत्र की अभ्यस्त नहीं हुई है। 239 साल की राजशाही का 2008 में अंत हुआ। 2008 से 2022 के बीच 14 सालों में नेपाल में 10 सरकारें आई। 113 वर्षीय गोपी माया पोखरेल अपने मतदान का उपयोग करने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई हैं। मध्य एशिया में स्थित विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान। यहाँ 20 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न हुए। निवर्तमान राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के पुनः निर्वाचित होने की प्रबल संभावना है। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था तो कजाकिस्तान ने अपने आप को सबसे अंत में स्वतंत्र घोषित किया था। 1991 से लेकर 2019 तक कजाकिस्तान में एक ही व्यक्ति का शासन रहा है और वो है पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव। 2019 में नजरबायेव ने तोकायेव को राष्ट्रपति नियुक्त किया, पर इसी साल जनवरी में 2022 की जनवरी में तोकायेव को राष्ट्रपति पद से हटाने का प्रयास भी किया, पर तोकायेव ने अपना पद सुरक्षित रखा और राजनीतिक रूप से मजबूत हुए। रूस कजाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने कजाकिस्तान में महंगाई को काफ़ी बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के भारत के दावे का ब्रिटेन और फ्रांस ने एक बार फिर समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में हर साल एक वार्षिक बहस होती है कि सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए क्या किया जाए। इसी अवसर पर फ्रांस के उप प्रतिनिधि नथाली ब्रॉडहर्स्ट एस्टिवल ने उक्त बातें कही। भारत के अलावा जर्मनी, ब्राज़ील और जापान की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया गया है। यह विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और इसके विस्तार की मांग दशकों से हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील के लिए सुरक्षा परिषद में नई अस्थायी सीटों के निर्माण का समर्थन किया है। पर मनुष्य की पहली बार कदम रखने के 50 साल बाद जहां अमेरिका, रूस, चीन आदि देश चंद्रमा पर मनुष्य के आवागमन के लिए अस्थायी आवास बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं भारत भी चंद्रमा पर मानव भेजने की स्वदेशी परियोजना पर सक्रियता से काम कर रहा है। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो गगनयान प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। गगनयान प्रोजेक्ट के तहत इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाली अंतरिक्ष यान की चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग की दिशा में अनुसंधान किया जा रहा है। इस अनुसंधान के क्रम में इसरो ने इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉपिंग टेस्ट का सफल आयोजन किया। इस आयोजन में इंडियन एयरफोर्स की वायुयान की मदद से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से 5 टन भारी वस्तु पैराशूट की मदद से धरती पर गिराई गई।
इस प्रक्रिया में वस्तु को धरती पर आने में 3 मिनट का समय लगा। सामान्य तौर पर जब एक भारी वस्तु को पैराशूट की मदद से नीचे गिराया जाता है और पैराशूट जब अचानक पूरी खुलती है तो नीचे से ऊपर की ओर हवा के दबाव पड़ने से पैराशूट को काफ़ी झटका लगता है और लैंडिंग खतरनाक हो सकती है। फिर धरती और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण, हवा, हवा रहित माहौल जैसी विभिन्न परिस्थितियों की चुनौती होगी। इसलिए ऐसी प्रक्रिया विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है कि मेन पैराशूट हर परिस्थितियों में अचानक न खुलकर धीरे धीरे क्रमिक तौर पर खुले। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में बबीना फील्ड एयर रेंज में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप का सफल परीक्षण एक उत्साहवर्धक कदम है। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ की सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 57 देशों के 250 से अधिक मुख्य न्यायाधीश, कानून के ज्ञाता, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, संसद सदस्य आदि भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज रूपन सिंह ने किया। मुख्य न्यायाधीशों का 23वां सम्मेलन भारत के संविधान की अनुच्छेद 51 पर आधारित है। इस आयोजन में वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर पूरे विश्व को एक परिवार मानकर विश्व एकता, विश्व शांति और विश्व के 2.5 अरब से अधिक बच्चों के सुरक्षित भविष्य पर मंथन किया जा रहा है। हर साल आयोजित होने वाला यह सम्मेलन इस बार 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। इस वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ को विश्व पर चर्चित बनाया है। सम्मेलन 18 से 22 नवंबर 2022 तक चलेगी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर विश्व एकता के लिए महात्मा गांधी अवार्ड मॉरिशस के प्रधानमंत्री पृथ्वीराज सिंह रूपन को दिया।